नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपका बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पर्यावरण यानी ईवीएस की एक श्रृंखला स्टार्ट की हुई थी, जो सभी टेट एग्जामों के लिए पर्याप्त रूप से कारगर है और उपयोगी है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो। ईवीएस के सिलेबस में एक टॉपिक देखने को मिलता है, पहला टॉपिक जिसमें परिवार और समाज एवं हमारे मित्र संबंधी। तो हमने सबसे पहले वीडियो में सिलेबस की चर्चा की हुई थी। इसके बाद दोस्तों हमने परिवार के बारे में चर्चा किया हुआ था, समाज के बारे में चर्चा किया हुआ था। इसके बाद ये होगा मित्र के बारे में, यानी कि परिवार और मित्र एक साथ अपन लेके चलेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ये परिवार, मित्र एवं हमारे सगे संबंधी खत्म होते हैं, वैसे ही इनसे आने वाले संपूर्ण क्वेश्चनों का या संपूर्ण प्रश्नों का एक समावेशन वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें से मोस्ट या आए हुए जितने भी पेपर में क्वेश्चन हैं या आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको रख दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो अपन क्रम से देखते हैं और इसी क्रम में आज हमें देखना है टॉपिक आप देख रहे हैं मित्र। तो दोस्तों फ्रेंड, मित्र हर एक के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है और आप और हमारे भी मित्र हैं। तो मित्र का डेफिनेशन दरअसल यदि किताबी भाषा में देखा जाएगा तो ये होगा कि किसी भी बालक का हम उम्र साथी जो उसका विभिन्न कार्यों में, यानी कि बच्चे का या बालक का विभिन्न कार्यों में एवं खेल कूद आदि में क्या करेगा, उसका सहयोग करेगा, आदि में उसका सहयोग करेगा, वो उसका मित्र कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों मित्रों के बीच, दोस्तों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए या होंगे। इसके बाद उनका आपस में रहना, जिसके साथ बच्चा रहना पसंद करता है वो भी मित्रता की श्रेणी में आएगा। इसके बाद जिसके साथ बालक खेलना पसंद करता है वो उसके मित्रों की श्रेणी में आते हैं। चूँकि हम यहाँ बालकों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो बालक को जो पसंद होगा, जिसके साथ बालक खेलना पसंद करेगा, जिसके साथ बालक पढ़ना पसंद करेगा, है ना, आदि वो सब उसके मित्रों की श्रेणी में आएंगे। तो मित्र के बारे में अपन ने जाना कि मित्र को डेफिनेशन के रूप में यदि देखा जाएगा तो मित्र क्या होगा। इसके बाद दोस्तों यदि बात करें तो मित्र का जीवन में अहम रोल होता है आज के जीवन में, चाहे वो वयस्क हो या बालक हो। दरअसल यहाँ यदि बालक की बात हो रही है, चूंकि वयस्क जो है अच्छे और बुरे का पहचान करना जानता है और अब उस संगति से वो बचना जानता है, लेकिन बालक में ये समझ नहीं होती कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर पाए। वो अपनी मित्रता बनाने की कोशिश करता है, जिसके साथ वो खेलता है, जिसके साथ रहता है, जिसके साथ पढ़ता है, सहपाठी होते हैं, है ना। अब उसमें से कोई अच्छा सहपाठी मिल जाएगा, उसको कोई बुरा मिल जाएगा। दोस्तों यदि बालक अच्छे दोस्त के साथ या अच्छे मित्र के साथ रहता है तो उसकी संगति का उसमें असर पड़ता है, वो भी उसी प्रकार का उसका अनुकरण करेगा, उसी प्रकार के क्रियाकलाप करेगा जैसे कि उसका मित्र करता है। अर्थात यदि उसका मित्र प्रखर बुद्धि का है, यदि उसका मित्र तीव्र बुद्धि का है, उसके आचरण अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है बालक में मित्रता का जो गुण है वो आता ही है या उसकी संगति का असर पड़ता ही है। तो बालक भी प्रखर बुद्धि या अच्छे गुणों वाला, अच्छे आचार विचार एक्सेप्ट करने वाला, अच्छे व्यवहार वाला होगा। और यदि बालक के जीवन में बुरे लोग यानी कि बुरे बालक आ जाते हैं तो उनके जीवन में बुरी संगति का असर होने लगता है, जैसे कि चोरी करना, बीड़ी सिगरेट जैसे कि नशे की लत आदि ऐसे कामों में वो अग्रसर हो जाता है, बुरे लोगों के संपर्क में आके, बुरे दोस्तों के संपर्क में आके। तो दोस्तों इसमें सीधा सा मतलब होता है ये कि माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा बच्चों को देखभाल करना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों की देखभाल करना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि हमारा बच्चा किस प्रकार की संगति में है, किसके साथ खेल रहा है, कैसी बातें कर रहा है। क्योंकि दोस्तों का ही एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन में, क्योंकि बालक के साथ वो यदि खेलेगा तो उसकी भाषा सीखेगा और भाषाई ज्ञान उसका प्रबल होगा। भाषा के साथ साथ उसमें जिज्ञासा भी बढ़ेगी, भाषा के साथ साथ उसमें प्रखरता भी बढ़ेगी, अन्य कई गुण उसके अंदर विकसित होंगे। और यही दोस्तों यदि बालक को बच्चों के साथ खेलने ना दिया गया और बालक को एक कमरे में बंद कर दिया गया, यानी कि माता पिता, आज के समाज में देखा जाता है
कि हम उम्र बालकों के साथ में माँ बाप खेलने नहीं देते हैं, बच्चों को कहते हैं आप नहीं खेलने जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल कर रहे होते हैं कि बच्चे अपनी भाषा का विकास, अपने रण कौशल का विकास, बच्चे प्रतिस्पर्धा के विकास से, अनुशासन और सहयोग के विकास से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, यदि बालक बुरी संगति में फंसा हुआ है तो माता पिता यानी अभिभावकों का ये दायित्व होगा कि उसको धीरे धीरे करके उस संगति से दूर ले जाए और बच्चों के साथ एक मित्रवत व्यवहार करके उसको संगति से दूर हटाया जाए। ये दायित्व होता है माता पिता का। लेकिन देखा यह गया है कि माता पिता बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं। इस प्रकार से बच्चा एक भीरू प्रकार का बन जाता है, यानी कि उसके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है। तो माता पिता को इन सब चीजों से बचना होगा और बच्चे को थोड़ी सी स्वतंत्रता तो देनी होगी ताकि बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल सके, हंसी मजाक कर सके और आनंदित हो सके। इस प्रकार से दोस्त का एक जीवन में, फ्रेंड का एक जीवन में अहम रोल होता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि सबसे पहले आपने देखा डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद हम यदि बात करें तो एक दार्शनिक है अरस्तु ने मित्रता को 3 भागों में विभक्त किया है और कहा भी गया है कि कोई भी मित्रता बिना स्वार्थ के नहीं है। सारी मित्रता स्वार्थ पे निहित है, लेकिन स्वार्थ भी कई प्रकार के होते हैं। एक स्वार्थ पॉजिटिव होगा, एक स्वार्थ नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने अपना काम किसी से निकलवा लिया और उसके काम की जब बारी आई तो मैं वहां से गायब हो गया। दोस्तों, ये स्वार्थपन होता है। इसके बाद जब पॉजिटिव स्वार्थ की बात करें तो इसका मतलब मैं तुम्हारा सहयोग कर दूंगा, तुम मेरा सहयोग करो, एक दूसरे के कामों में बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, देखेंगे कि अरस्तु ने दोस्ती यानी फ्रेंड को, यानी कि मित्र को 3 भागों में विभक्त किया है। एक भाग इसका उपयोगिता के आधार पर होगा कि उपयोगिता के आधार पर जो मित्र बनाए जाते हैं, दूसरा होगा जो आनंद के आधार पर मित्र बनाए जाते हैं, और तीसरा होता है अच्छी मित्रता, और अच्छी मित्रता में ही सच्चे मित्र आते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से आप एक ही क्वेश्चन यानी एक ही फैक्ट रट लीजिए, और वो ये है कि सच्चा मित्र कौन होता है। बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि सच्चा मित्र कौन कहलाएगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो निस्वार्थ भाव से हमारा सहयोग करे, जो हमारे सुख दुख में अच्छे तरीके से भागीदारी निभाए, है ना, और हमारे क्या करे, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, और हमें हमारे जीवन में क्या करे, सुख दुख में अपना हाथ बटाए, वही सच्चे मित्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों, इसकी चर्चा अपन करते हैं कि सबसे पहले अरस्तु ने कहा कि उपयोगिता के आधार पर जो मित्रता होगी, उपयोगिता के आधार पर जो मित्रता होगी, यानी कि दोस्तों, यदि हम अपने उपयोगिता के आधार पर मित्रता को देखते हैं तो देखेंगे कि यदि कोई वस्तु मेरे पास नहीं है, मुझे मान लीजिए इस मार्कर की जरूरत है और मेरे पास मार्कर नहीं है, लेकिन दोस्त के पास मेरे मार्कर है, उसे एक डस्टर की जरूरत है, लेकिन वो डस्टर उसके पास नहीं है, वो मेरे पास है। तो दोस्तों, हम दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती के दौरान वो मार्कर मुझे दे देगा और मैं अपना डस्टर उसे दे दूंगा, दोनों का काम चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी मित्रता कहलाएगी उपयोगिता के आधार पर मित्रता। दोस्तों, अरस्तु ने दूसरी मित्रता बताई है आनंद के आधार पर मित्रता, यानी कि ऐसी मित्रता जिसमें बालक एक दूसरे के समक्ष रहकर, एक दूसरे के साथ रहकर आनंद की अनुभूति करता है। आप भी देखते होंगे आजकल ग्रुपबाजी ज्यादा चली हुई है, बच्चे एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उस ग्रुप के बच्चे एक ही जैसे होंगे, यानी कि हंसी मजाक करते होंगे, है ना, एक दूसरे से बातें करते होंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिससे उन्हें आनंद की अनुभूति हो। यानी कि उन ग्रुप में, उन बालकों के ग्रुप में यदि कोई दूसरा बालक आ जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। यदि उसी अनुभूति का वो बालक होगा, उसी प्रकार का वो बालक होगा, तो उनके साथ वो सरवाइव कर पाएगा, यानी कि वो भी उस टीम में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, अरस्तु ने जो दूसरा प्रकार बताया है मित्रता का, वो आनंद के आधार पर बताया है। तो आनंद प्राप्ति के लिए जो मित्रता की जाती है उसको आनंद के आधार पर मित्रता कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, अरस्तु ने मित्रता का तीसरा प्रकार बांटा हुआ है और तीसरे प्रकार में उनने अच्छी मित्रता को रखा है। दोस्तों, यदि बात करें कि अच्छी मित्रता कौन होगी, तो देखिएगा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, यानी जो बालक निस्वार्थ भाव से अपने सहपाठी का सहयोग करे, सुख दुख में उसके भागीदार हो एवं उसको प्रेरणा
एवं उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके, वो उसका क्या होता है, अच्छा मित्र होता है, जो उसको बुरी आदतों से दूर ले जाए। यदि बालक किसी बुरी आदत में फंस भी गया है तो उसको किसी प्रकार से ये बताए कि ये आदत बुरी है, इससे ऐसा होगा, नुकसान होगा, और खींच कर उसको बुरी आदत से दूर निकाल जाए। ये दोस्त कहलाएगा, ये मित्र कहलाएगा अच्छा मित्र। और दोस्तों, अच्छे मित्र को ही सच्चा मित्र कहा गया है। यानी कि आपको ध्यान देना है कि सच्चा मित्र कौन कहलाता है। तो मैंने इधर पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में समान भाव से मित्रता निभाता है। इसके बाद विचारों की उनमें एकता पाई जाती है, मित्रता को प्रगाढ़ करता है। उनके विचारों की जो एकता है वो मित्रता को प्रगाढ़ करने का काम करता है। सच्चा मित्र कुसंगति से बचाने के साथ ही दुख में सहानुभूति कर देता है। इसके बाद प्रतिकूल समय में भी वो हमारी मदद करता है और आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करता है। इसकी सच्चे मित्र की कोई कीमत नहीं होती है, सच्चे मित्र की कोई कीमत नहीं होती है। तो दोस्तों, मित्र के टॉपिक में आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है और वो होगा सच्चा मित्र। तो सच्चा मित्र किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारे सुख दुख में भाग लेता है, जो हमें निस्वार्थ भाव से सहयोग करता है, हमारी विपरीत परिस्थिति में हमारा बराबर से सहयोग करता है, वो सच्चा मित्र नहीं होता। कि आज यदि हमारे पास रुपए पैसे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, तो वो एक पैसे के लोभ में हमसे मित्रता बनाता है। इसके बाद यदि हम किसी विपरीत परिस्थिति में या बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वो किनारा काट लेता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कहलाता है, मित्र ऐसा नहीं कहलाता है, वो सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता है। तो सच्चे मित्र के बारे में हमने देखा कि जो हमारे सुख दुख में समान भाव से मित्रता निभाता है एवं कुसंगति से बचाने के साथ ही सुख दुख में सहानुभूति, प्रतिकूल समय में क्या करता है, हमारी मदद करता है और आगे बढ़ने का हमें हौसला देता है। यही सच्चे मित्र की पहचान है। और इसमें, इस टॉपिक में यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सच्चा मित्र कौन होता है, तो आप लगाएंगे जो निस्वार्थ भाव से हमारे सुख दुख में भागीदारी करता है, सहानुभूति दिखाता है एवं विपरीत परिस्थिति में हमारा क्या करता है, सहयोग करता है। इसके बाद दोस्तों, मित्रता के विशेषता के बारे में बात करें, मित्रता की विशेषता के बारे में बात करें या महत्व के बारे में बात करें, तो देखेंगे कि मित्रता का जो महत्व है वो कुछ पॉइंटों के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि मित्रता धर्म, जाति आदि से क्या होती है, अलग होती है, इनसे परे होती है। संप्रदाय, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच आदि के भाव से या आदि की मानसिकता के भाव से ऊपर उठा हुआ होता है। यानी कि कौन सा बालक किस समाज का है, कौन सी कास्ट का है, ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि मित्रता में कास्ट, समाज, संप्रदाय, ऊंच नीच आदि मायने नहीं रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ज्यादातर एग्जाम्पल मित्रता की दृष्टि से दिया जाता है कृष्ण और सुदामा का। देखिए कि सुदामा एक गरीब पंडित, एक गरीब ब्राह्मण, और कृष्ण एक राजा, और एक राजा के समक्ष जब उनका मित्र पहुंचता है तो कृष्ण सारा कुछ भूल जाते हैं कि मैं एक राजा हूं, और ऐसे ही नंगे पैर दौड़े चले आते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, और अपने मित्र का उसी प्रकार से स्वागत करते हैं जैसे एक सच्चा मित्र दूसरे सच्चे मित्र का स्वागत करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सच्चे मित्र को समझा जा सकता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि सच्चा मित्र या मित्रता धर्म, जाति, संप्रदाय, अमीरी गरीबी, ऊंच नीति आदि से क्या होता है, परे होता है। अतः मित्रता का संबंध एक अनमोल संबंध होता है। मित्रता सभी संबंधों से ऊंचा स्थान रखता है। दोस्तों, आगे यदि इसकी विशेषता की बात करें तो देखेंगे कि विचारों की एकता इनमें पाई जाती है, और विचारों की यदि एकता होती है तो ऐसे दो मित्र के बीच जो संबंध है वो प्रगाढ़ होने लगता है और ज्यादा अच्छा होने लगता है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो देखेंगे कि इसका जो मित्रता का महत्व है वो खेलकूद में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि एक टीम बनी हुई है, और एक टीम में यदि सारे मित्र हैं तो उनमें आपस में संबंध अच्छे होंगे, उनके बीच क्या होगा, प्रेम अच्छा होगा, उनके बीच सहानुभूति अच्छी होगी। यानी कि आप एक गेम वाली टीम में देख लीजिए, यदि एक मित्र को चोट लग जाती है तो सारे मित्र व्याकुल हो उठते हैं कि हमारे मित्र को चोट लग गई है, और उसके उपचार के लिए अधिक से अधिक प्रयास
करते हैं तो खेल कूद में भी मित्रता का एक अहम रोल है। इसके बाद दोस्तों यदि संगति की बात करें तो संगति का एक विशेष महत्व है मित्रता में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि अच्छी संगति में बालक आ जाता है तो अच्छा ही होगा, बुरी संगति में आ जाता है तो बुरा बनने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। क्योंकि रामायण में भी देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, को ना कुसंगति पाए न साई, को ना कुसंगति पाए न साई। इसका मतलब यह हुआ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कुसंगति में बिगड़ा नहीं है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कुसंगति में बिगड़ा नहीं है। वही हमने आगे लिखा हुआ है कि कुसंगति का मित्रता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अब विशेष प्रभाव कैसे पड़ेगा? एक होगा कि यदि बालक का मित्र एक जिज्ञासु और शांत प्रवृत्ति का होगा तो बालक में जिज्ञासा की भावना प्रबल हो जाएगी, दूसरे बालक में जिज्ञासा की भावना प्रबल हो जाएगी, है ना, और उसको वैसा ही जिज्ञासु और शांत प्रवृत्ति का बनना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं बनता तो उसकी मित्रता में खटास आ जाएगी और कोई भी बालक अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए दोस्तों जिज्ञासु और शांत प्रवृत्ति का बालक, जिज्ञासु और शांत प्रवृत्ति के बालक से जो मित्रता करेगा उसमें भी जिज्ञासा के गुण और शांति के गुण विद्यमान होंगे ही होंगे। इसके बाद यदि कोई बालक गलत संगति में आ जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें तरह तरह की बुराइयां पैदा हो जाती हैं। जैसे कि बुराई हो जाएगा, जैसे कि उसमें लड़ाई झगड़े का हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, चोरी की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो दोस्तों गलत संगति में बालक में, गलत संगति का बालक में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इसको यदि रोकना है तो सबसे पहली भूमिका निभाते हैं उनके माता पिता और अभिभावक, और दूसरी भूमिका निभाते हैं बुराई को रोकने के लिए उसके अच्छे मित्र। तो दोस्तों दोनों की भूमिका अहम होती है। अब माता पिता ने यदि देख लिया कि बालक बुरी संगति में आ गया है तो आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि बालक को डांटेंगे, पीटेंगे और बालक और भी क्या हो जाएगा, गलत प्रभाव में आएगा। वो मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं रहेगी, उसको लगेगा कि मेरे माता पिता भी मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए कई विद्वानों ने कहा है कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सच्चे मित्र के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है और वो आया है बुराइयों को माता पिता या अभिभावक मित्रवत रूप से बालक से मित्रता करके उसकी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आया हुआ क्वेश्चन है, बराबर आने की संभावना रहती है, तो इसमें थोड़ा सा आप गौर करिएगा। दोस्तों यदि आगे इसके बात करें तो इसका मैंने बता ही दिया कि तुलसीदास ने इसकी चर्चा की हुई है। इसके बाद कई कोटेशन भी कहे गए हैं कि एक मूर्ख दोस्त से अच्छा विद्वान शत्रु अच्छा होता है, क्योंकि यदि कोई शत्रु भी है और उसकी विद्वता अच्छी है तो हम भी उसके जैसा उससे अच्छा बनने का प्रयास करेंगे, बालक उससे अच्छा बनने का प्रयास करेगा और ये उसके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों संगति का बहुत ही महत्व है, संगत का बहुत ही महत्व है। माता पिता को बालकों पर बराबर नजर बनाए रखनी चाहिए कि बालक हमारा कैसी मित्रता पे जा रहा है। यदि वो अच्छी मित्रता पे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि बालक बुरी संगति की ओर अग्रसर हो रहा है तो माता पिता का दायित्व है कि उसी समय पर बालक को मित्रता के रूप में या मित्रवत व्यवहार करके रोक देना चाहिए। यदि दोस्तों इसके आगे की बात करें तो देखेंगे कि इस उम्र के संबंधों में, यानी कि बालक जो अपना संबंध एक दूसरे से बनाता है, मित्रता का संबंध जो बनाता है, तो इस उम्र के संबंधों में प्रजातांत्रिक विचारधारा अधिक पाई जाती है। आप देखेंगे कि एक ग्रुप के बच्चे हैं, 4-6 बच्चे हो गए, तो उनमें देखेंगे कि आपस में प्रेम होगा, सौहार्द होगा, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होंगे। यानी कि कोई यदि उनको डांट रहा है या दूसरे ग्रुप का बच्चा उनसे लड़ाई झगड़ा करने आया तो सब लोग क्या हो जाएंगे, उस पर हावी हो जाएंगे कि हमारे मित्र को आप छू नहीं सकते हैं, यानी कि लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो उसमें प्रजातांत्रिक एक भावना निहित होती है, यानी कि हम सब मिलकर के एक क्या है, संगठन बनाते हैं। तो दोस्तों इस उम्र के बालक में क्या पाया जाता है, प्रजातांत्रिक विचारधारा पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस उम्र के बालक में या मित्रता के गुण में प्रजातांत्रिक विचारधारा पाई जाती है।
दोस्तों इसके बाद आगे बात करेंगे तो एक शब्द आता है सहपाठी। सहपाठी कई बार रिपीट हो चुका है, चाहे वो सी टेट में हो, यूपी टेट में या एमपी टेट में, कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी में सहपाठी के लिए पीयर शब्द का यूज किया जाता है। पीयर शब्द का यूज किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि पीयर का अर्थ क्या होगा या पीयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप सीधा सा लगा देंगे सहपाठियों के लिए या एक साथ पढ़ने वाले मित्रों के लिए लगा देंगे। दोस्तों इसके बाद थोड़ी सी चर्चा और यदि करें तो देखेंगे कि एक बालक जो मित्रता करता है, मित्रों के साथ खेलता है, मित्रों के साथ बातें करता है, मित्रों के साथ ही पढ़ाई करता है या मित्रों के साथ वार्तालाप करता है या हर एक क्षेत्र में उनसे क्या करता है, विचार विमर्श करता है, ऐसा बालक प्रखर बुद्धि का माना जाता है। ऐसे बालक में भाषा का क्या होता है, भाषा का ज्ञान बढ़ता है, या भाषाई आधार पर उसका क्या होता है, उत्थान होता है। इसके बाद अभिव्यक्ति का गुण आता है, यानी कि वो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष बोल पाता है, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट कर पाता है। ऐसा गुण कहलाता है अभिव्यक्ति। और इसके बाद नियमबद्धता। दोस्तों देखेंगे कि यदि एक बालक मित्र के साथ अपना खेल खेल रहा है तो उसमें एक टाइमिंग होती है, उसमें नियम होता है कि इतने ऐसे ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि जैसे कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है या मैच खेल रहा है, तो उसमें से एक नियम होता है कि पहले मेरा नंबर आएगा, इसके बाद आपका नंबर आएगा। और दोस्तों इसी तरीके से देखेंगे कि सभी मित्र जो गेम खेल रहे हैं बारी बारी से नियम का पालन करेंगे, तो इसमें नियम की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। इसके बाद दोस्तों इसमें देखेंगे प्रतिस्पर्धा, यानी कि मित्र मंडली में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, यानी कि एक दोस्त चाहेगा कि मैं इससे ऊपर चला जाऊं, एक चाहेगा कि मैं इससे अच्छा कर पाऊं, और अच्छा करने की प्रवृत्ति ही उनको ऊपर ले जाती है। और यही कंपटीशन की भावना उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल करती है। दोस्तों प्रतिस्पर्धा के बाद आएंगे आलोचना, सहना, यानी कि एक ग्रुप में कोई बालक यदि खेल रहा है, यदि उसने गलती कर दी, कोई गलती कर दी, मान लीजिए कि उसने बॉल पकड़कर उसको फेंकना है कहीं पर और उस जगह पर न फेंक कर उसने दूसरी स्थान पर फेंक दिया, तो सभी दोस्त मिलकर उसकी आलोचना करेंगे कि आपने गलत किया है। यदि बॉल को सही स्थान पर फेंका गया होता तो यह मैच जीत जाते। इसलिए उसमें प्रतिस्पर्धा की तत्परता आती है, आलोचना की तत्परता आती है, और आलोचना सहना भी बालक सीख जाता है। वहीं दोस्तों इसके विपरीत यदि देखा जाए तो जो बालक एक कमरे में बंद रहता है, ये जिसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कई जगह पे ऐसा देखा जाता है कि माता पिता बालक को खेलने के लिए इजाजत नहीं देते हैं, बाहर जाने की इजाजत नहीं देते हैं, और ऐसे बच्चे भीरू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, भीरू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनमें सहन शक्ति की क्षमता बिल्कुल नहीं रहती है, यानी कि थोड़ी सी आलोचना पे भी, यानी कि थोड़ी सी आलोचना भी यदि उनकी कर दी जाए या माँ बाप ने उनको डांट भी दिया तो आत्महत्या जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं, यानी कि वो बालक विक्षुब्ध हो जाता है और उसमें सहन शक्ति की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ऐसे बालक जो मित्रों के बीच में खेलना पसंद करते हैं, खेलते हैं और अच्छे ढंग से अपने क्रियाकलाप करते हैं, उनमें ये सभी गुण निहित होते हैं। तो सहानुभूति और आलोचना की शक्ति भी होती है, सहन करने की शक्ति भी होती है। इसके बाद दोस्तों आता है कि यदि बालक अपने मित्रों के साथ खेल भावना से निहित होगा और खेलेगा और बाहरी दुनिया से जुड़ेगा, तो उसमें नेतृत्व की भावना भी आएगी, नेतृत्व की भावना भी आएगी, यानी कि वो बालकों का नेतृत्व करने का गुण उसमें विकसित हो जाएगा, और यही गुण आगे चल के उसके जीवन पर्यंत सहयोग करेंगे। तो दोस्तों नेतृत्व के बाद देखेंगे कि अनुशासन और सहयोग की भावना भी इसमें होती है। दोस्तों जितने भी मित्र एक साथ जुड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उनमें देखिएगा कि अनुशासन बहुत ज़्यादा होता है। कोई गेम के दौरान, कोई खेल के दौरान, या बच्चा क्लासरूम में बैठा है तो ऐसे बच्चों पर अनुशासन बहुत ज़्यादा होता है। यदि टीचर ने कह दिया कि आपको शांत बैठना है, तो एक बालक अनुशासन को लेकर के शांत बैठेगा, लेकिन वही दूसरा बालक हो सकता है उत्पाद मचा दे और पिटने के डर से फिर वो शांत बैठे। तो अनुशासन एक अहम भूमिका निभाती है और अनुशासन मित्रों से ही प्राप्त होता है, खासकर बालकों में। इसके बाद सहयोग की भावना आप देख ही चुके हैं कि एक ग्रुप में रहने वाले जितने भी मित्र हैं एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, मित्र ही मित्र का सहयोग करता है, और ये सब मित्रता के गुण से ही आते हैं। तो बालक मित्र के बीच में रहकर या मित्रों के बीच में रहकर ही इन सब गुणों को धारण करता है।
दोस्तों यदि वही बात करें तो दूसरी पक्ष की, इसके दूसरे पक्ष की, तो देखेंगे यदि माता पिता ये कहते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप खेलने नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे बालक में विपरीत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों एकाकीपन आ जाता है, ऐसे बालकों में अकेलापन आ जाता है, वो अंतरात्मा उसकी कोप जाती है और उसका एकाकीपन के कारण उसमें भीरुता आ जाती है, वो किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। दोस्तों इसके बाद बात करें कि ऐसा बालक डरपोक भी होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के बालकों से बातें करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो सामाजिकता को नहीं समझ पाता है कि बालक किस प्रकार के आचरण करते हैं, इसलिए वो बालक डरपोक भी होता है, डब्बू भी होता है। इसके बाद चुप रहने वाला और भीरू भी होता है वो, क्योंकि दोस्तों अभिव्यक्ति का जो गुण है वो मित्रों के बीच रहकर ही आता है, लेकिन ये दूसरा बालक मित्रों के बीच नहीं रहा है तो उसमें अभिव्यक्ति की आजादी या अभिव्यक्ति का गुण नहीं आएगा, और जब अभिव्यक्ति का गुण नहीं आएगा तो वो चुप रहना ही पसंद करेगा, ज्यादा बोलेगा नहीं। ऐसे बालक अपने आसपास और अपने समाज में ही देखे जाएंगे। आप इन दोनों बालकों में तुलना कर सकते हैं। आप देखेंगे कोई बालक अच्छे से कुछ चीजें अपनी एक्सप्लेन कर पाता है, बोल पाता है, अपने क्लासरूम में भी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से पूछ पाता है, लेकिन एक भीरू और चुपचाप रहने वाला बालक ऐसे परिवेश से आता है जिसको ना ही अभिव्यक्ति के गुण मिले हैं, ना ही सामाजिकता के गुण मिले हैं, ना ही नेतृत्व और आलोचना सहने के गुण मिले हैं। ऐसा बालक भीरू प्रवृत्ति का ही रह जाता है और यही उसकी भीरुता और ऐसी प्रवृत्ति जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसलिए दोस्तों माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बालक को मित्रों के बीच छोड़े, लेकिन उस पे नजर रखे कि अच्छी मित्रता पे जा रहा है या बुरी मित्रता पे जा रहा है। दोस्तों टेट के एग्जाम में मित्र यदि टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप देखेंगे कि इतने इससे बाहर नहीं पूछा जाता, जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन्हीं में से बना दिए जाते हैं। थोड़ा सा अरस्तु को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अरस्तु से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके जस्ट बाद हम सगे संबंधियों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद मिताक्षरा का और दाय भाग का नियम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आपका शारदा एक्ट की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र बताई जाएगी। इसके बाद 2021 का अपडेट भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, जिसमें किस संशोधन के द्वारा लड़के और लड़कियों की उम्र 21 साल कर दी गई है, लड़की की उम्र 21 साल कर दी गई है। इस सब पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।